यस तो हम लोग आज जेनेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस उसका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड थ्रू करेंगे, गो थ्रू करेंगे। चलिए कहाँ गया इसका वो एन वाला पार्ट। आपने इनका एक्सरे निकाल दिया है? ये है जुबा केसरी वाला विमल का प्रोडक्ट, सॉरी। ये दोनों वाटसन और क्रिक जो थे कानपुर से थे। तो वाटसन इन शिकागो में पैदा हुए थे 1928 में। फिर 1947 में जब भारत आज़ादी की तरफ जा रहा था उस दौरान ही रिसीव्ड बीएससी डिग्री इन जूलॉजी। जूलॉजी से पढ़े हुए थे ये लोग, ठीक है। ऑन है रिकॉर्डिंग? ओके। ड्यूरिंग दिस ईयर्स हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग एल है। आइए जी। तो इनका इंटरेस्ट था बर्ड वॉचिंग में, इनको कबूतर देखना पसंद था, ठीक है। हैज मैच्योर्ड इनटू अ सीरियस डिजायर टू लर्न जेनेटिक्स। और बर्ड वॉचिंग से, बर्ड वॉचिंग का कोई और मीनिंग नहीं निकालना है, लिटरली बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट था उनको, और वहां से इनका इंटरेस्ट जेनेटिक्स की तरफ, अनुवांशिकता की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो दिस बिकेम पॉसिबल व्हेन ही रिसीव्ड अ फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन जूलॉजी एट इंडियन नहीं है, इंडियाना है, ठीक है, इंडियाना यूनिवर्सिटी। वाटसन को इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई शौक नहीं था, वो नालंदा और तक्षशिला के दौरान आना चाहते थे लेकिन तब आ नहीं पाए, ठीक है। अप्लाई किया था उन्होंने, रिजेक्ट हो गए थे। ब्लूमिंगटन वेयर ही रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री इन 1950s ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। इस पे अंडरलाइन किया जाए, 1950s में, 1950 में भारत की आजादी के करीब 3 साल बाद इन्होंने काम करा था इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे, ठीक है। वो भी कैसी, एक्सरेज भी कैसी थी, बहुत हार्ड, ठीक है, ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। यानी जो बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं उनके मल्टीप्लाई करने पे एक्सरेज का क्या इफेक्ट है, इस पे काम करा था। कल को सवाल आ जाए कि हार्ड एक्सरेज का इफेक्ट बैक्टीरियोफाज या वायरल ग्रोथ के ऊपर किस साइंटिस्ट ने स्टडी करा था, क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल है? जी नहीं। यही सारी छोटी छोटी बातें मैटर कर जाती है। ही मेट क्रिक एंड डिस्कवर्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। जब ये क्रिक से मिले तब उन्हें आभास हुआ कि उन्हें डीएनए के स्ट्रक्चर में, संरचनाओं में रुचि थी, ठीक है। द फर्स्ट सीरियस एफर्ट, के पहले मजाक कर रहे थे ये लोग, ठीक है, रिंगा रिंगा रोजा खेलते हुए डीएनए का स्ट्रक्चर खेल रहे थे, ठीक है, लैडर लैडर खेल रहे थे, बाद में थोड़ा सा सीरियस हुए एंड वॉज सेटिस्फैक्टरी देयर सेकेंड एफर्ट। पहला सीरियस एफर्ट इनका संतुष्टिपूर्ण या संतोषजनक नहीं था, ठीक है, सीरियस होने के बाद भी। दूसरा effort based upon more experimental evidence and better appreciation of the nucleic acid literature resulted early in March 1953 the proposal the complementary DNA double helical structure। by the way इसकी कहानी आपको मैंने हल्की फुल्की बताई है कि रोजालिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के काम को इन्होंने कॉपी करा था। एक्चुअल में तो कहानी है कि रोजालिन फ्रैंकलिन ने वो जो ग्राफिक का वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर डिस्कवर करा डबल हेलिकल का, और उससे पता चलता था कि डीएनए और डबल हेलिकल है, वो क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर बता रहा था। उनके डेटा को बिना रोजालिन फ्रैंकलिन की परमिशन के विल्किंस भाई साहब ने, जो उनके कलीग थे, काम करते थे, उन्होंने वाटसन भाई साहब को दिखाया। यह है उसके बैकग्राउंड की सच्चाई। और वाटसन ने और क्रिक ने उसी डेटा पे बेस्ड अपना स्ट्रक्चर डीएनए का दे दिया और हल्का सा क्रेडिट दे दिया रोजालिन फ्रैंकलिन को कि आवर वर्क इज somehow influenced, little influenced by the data provided by Rosalind Franklin, है ना। तो उनको वो इज्जत मिली नहीं। बाय द वे फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला? वाटसन, क्रिक और उनके पास जो चोर आया था डेटा लेके, विल्किंस। रोजालिन फ्रैंकलिन मर गई थी, हाँ। बाद में धीरे धीरे लोगों को जब सच्चाई पता चली कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उस रोजालिन फ्रैंकलिन के दिए हुए डेटा के बिना संभव नहीं था, तब धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग ने और किताबों ने अपने आप को मॉडिफाई किया और अब रोजालिन फ्रैंकलिन का नाम, आप बोलोगे नहीं सर हमारी तो किताब में लिखा है कि उस पर बेस था, तो वो अब हुआ ना। पहले के जमाने में जब वो जिंदा थी तब तो उनको वैल्यू दी नहीं, उनके काम को, उनकी सिग्निफिकेंस को कोई वैल्यू नहीं मिली, और वाटसन एंड क्रिक बिकेम द हाईलाइट, है ना। या विल्किंस को इज्जत मिल गई, नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कपिल शर्मा की भाषा में, है ना, ठेंगा। तो वो चीज हुई थी इनके साथ एंड शी डाइड अर्ली, है ना, आई थिंक 37 या ऐसे कुछ एज में, बहुत कम, हाँ, कैंसर
डेथ हुई थी उनकी, बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है जीवन में, ठीक है। अब फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक वॉज बॉर्न इन जून 1916, 8 जून 1916 को नॉर्थहैम्पटन में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ही स्टडीड फिजिक्स, इन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ऑब्टेन्ड बीएससी 1937। और जैसे इंग्लैंड वालों की कई बार कि कहीं ना कहीं से कभी कोहिनूर चुराते हैं, कभी डेटा चुराते हैं, वो चलता रहा और अल्टीमेटली इन्होंने भी कुछ न कुछ उसी चोरी पे अपना करियर बना लिया। कंप्लीटेड, है ना, इंग्लैंड में बहुत सारे रोड हमारे पैसों से बने हैं और इनके करियर का रोड रोजालिंड फ्रैंकलिन के। ऑन अ थीसिस एंटाइटल्ड डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, तो इन्होंने काम करा था एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पे, यानी ये प्रोटीन और उसके पे तो काम कर ही रहे थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस इन क्रिक्स करियर वॉज इज फ्रेंडशिप विद वॉटसन। इनके लाइफ में क्रिटिकल इन्फ्लुएंस जो था, यानी ये किससे प्रभावित थे, तो वॉटसन से दोस्ती होने से प्रभावित थे। उसने कहा चोरी करते हैं, उनका बिल्कुल जी सर करी जाए। देन अ यंग मैन ऑफ 23, 23 साल की उम्र में वो जवान थे, ठीक है। लीडिंग टू 1953 टू द प्रपोजल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द रेप्लिकेशन स्कीम, क्रिक वॉज मेड FR इन 1959 फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। बड़ा ही प्रेस्टिजियस पद है ये, रॉयल सोसाइटी में, रॉयल शाही सोसाइटी में जाना, समाज में, शाही समाज में इनको इंक्लूड किया गया था 1959 में, 1959 में, ठीक है। फिर द ऑनर्स टू वॉटसन एंड क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959, द लश्कर अवार्ड Lashkar Award in 1960s of shooting someone's career, no, the Research Corporation in 1962 and above prize in 1962. Ultimately इन सब के ऊपर उनको चेरी के एक नोबेल प्राइज मिला था 1962 में, स्ट्रक्चर दिया था 53 में, अवार्ड मिला था 62 में, ठीक है। ये है his story which hides her story, ठीक है। अब आते हैं अपन अनुवांशिकी के सिद्धांत पे और उनकी विविधताओं के सिद्धांत पे, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आते ही आपको, तो आप हुए हैं, नहीं हुए हैं तो होइए, ठीक है। वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू द बेबी, अबे एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट नहीं होगा, that's very wrong thing to, मतलब many people can go in a wrong way to think about it, but elephant का बच्चा तो elephant ही होगा, right? तो है ना, and not some other animal, how can that be possible? अर्नस्ट मेयर ने कहा था कि एक स्पीशीज आपस में ही वो सेम स्पीशीज, anyway let's not go into a mango seed forms only mango plant, तो क्या ऐसा नहीं होता, वो इमेजिनरी बुक्स में या थियरीज में हो सकता है कि पेड़ पे अमरूद उगा। They do are the offspring to their parents, क्या ऑफस्प्रिंग्स या जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की हूबहू शक्ल लेके पैदा होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हैं तो वो बहु एग्जैक्ट उसी पेरेंट के नहीं होंगे, उनमें मिक्स ऑफ कैरेक्टर आएंगे। और डू दे इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर, क्या उनके चरित्र में या लक्षणों में अपने माँ बाप से थोड़ी सी विविधता पाई जाती है, ये सवाल पूछ रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, क्या आपने कभी सोचा है आप अपने भाई बहन जैसे क्यों दिखते हैं? इसमें क्या सोचना, नहीं दिखे तो सोचना चाहिए। और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी आप थोड़े से अलग भी लगते हैं। तो क्यों लगते हैं और क्या समानता है और क्यों समानता है, आपने कभी ऐसा सोचा है? तो सिंपल सी बात है कि ये विविधता है आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स से आई हुई है, आपके मदर और फादर के, और मदर और फादर में जो जीन्स आए थे उसका कौन सा कॉम्बो आपके अंदर गया है ना। तो वो कॉम्बो डिसाइड करता है कि आपके और आपके भाई बहन के कैरेक्टर होंगे। और ये नहीं सोचना है कि मेरे तो भाई बहन ही नहीं है तो अब मैं किससे कंपेयर करूं, ठीक है। लाइफ में हर बार कंपैरिजन करना जरूरी भी नहीं है। दिस एंड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली, इस प्रकार के और बहुतेरे क्वेश्चन साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझने चाहिए, पूछने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। से हम कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। जहां पर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। सब्जेक्ट विद इन, ये आनुवंशिकी से पे आधारित है। एज वेल एज द वेरिएशन कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एवं वह यानी अपने अभिभावकों से उनके बच्चों के अंदर
जो विविधताएं और वेरिएशंस आती हैं उस पर भी आधारित है यह ब्रांच। कौन सी? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस इज प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। जिस प्रकार किसी पेरेंट से या माता पिता से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर जाते हैं इसी को आनुवांशिकता या कहते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यही आनुवांशिकी का आधार है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन या विविधताएं वो होती हैं जिसके आधार पर कितनी ज्यादा विविधताएं बच्चों में उनके पिता या माता से हैं, उसी को हम विविधताएं कहते हैं, ठीक है। छोटी बात है, ह्यूमन न्यू, इंसानों को पहले से पता था। कितना पहले से? डेटा याद रखना, 8000 से 1000 बीसी। बीसी का मतलब यहां पर बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट। कितना? 8000 से 1000। 10,000 नहीं करना है क्योंकि ये उल्टा चलता है ना, 8000 साल ज्यादा पुराना है, 1000 बीसी यानी अभी क्लोज है ना। तो 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब एग्जाम मैंने ये इसलिए समझाया क्योंकि एग्जामिनर 8000 से 10,000 कर देगा तो आप गलत हो जाएगा, तो इस पे ध्यान दिया। बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता है, ठीक है। अब इसे बीसी की जगह एडी कर दिया, डेटा सही लिखा 8000 से 1000 पर बीसी की जगह एडी कर दिया, तब भी गलत है ना। और ह्यूमंस को पता था, ये बोला है, ह्यूमंस डिड नॉट नो अंटिल दिस, ऐसे करके कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा। तो आपको हर एक वर्ड को ना भी थियोरिटिकल कैजुअल है उसको कैजुअली लेना नहीं है, ये मैं बार बार बोलूंगा। One of the causes of variation hidden in sexual reproduction, हमारे बाप दादों को पता था इतने सालों से कि कहीं ना कहीं जो वेरिएशन या विविधताएं बच्चों में आ रही हैं उसका कारण लैंगिक प्रजनन है, यानी सेक्सुअल सिलेक्शन है, वो लैंगिक प्रजनन में निहित है विविधताएं, ऐसा उनको पहले से पता था। और इसीलिए दे एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, पूरा सेंटेंस होने दे, गलत ना समझे। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। जंगली प्रजातियों में या जनसंख्याओं में जो वेरिएशंस या विविधताएं पाई जाती थी उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, यानी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, मैं अपना कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करी कि यार ये ऐसा सांड है और ये इनका क्रॉस करा इनके बच्चे में देने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और ये स्टर्डी होगा, बलवान होगा, और जो बच्चा है वो अपनी माता एवं पिता से इंडिविजुअली अगर बेहतर हो तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो बेहतर कर रहा है ना। तो जो हाइब्रिड या हिंदी में बोले तो संकर बच्चे या प्रोजेनी जो है वो अपने माता पिता से, इंडिविजुअल माता एवं पिता से बेहतर साबित हों गुणवत्ता में, क्वालिटी में, चाहे वो दूध देने की है गाय के केस में, या बैल है तो स्टर्डीनेस है, स्ट्रेंथ है, वो और ज्यादा हल आपके खेतों में वो कर पा रहा है, ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से कर पाते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। व्हेन प्रोजेनीज आर सुपीरियर टू देयर इंडिविजुअल पेरेंट्स because both the parents are giving good qualities to the progeny, that is hybrid vigor। आया समझ में? ये आपका है, हमने उसी चीज को एक्सप्लोर करा और हमें पता चला कि ये स्टडी बैल एकदम बलवान बैल है ना, और ये गाय अच्छी दूध दे रही है। इन दोनों का क्रॉस करा के हमने ऐसा बछड़ा पैदा करने की कोशिश करी जो हमें ज्यादा दूध दे पाए और उसकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा, लंबा और लंबे समय तक हमें ज्यादा दूध दे पाए तो हम उस दूध को बेच के और ज्यादा कमा सकें, है ना, या अपने परिवार के लिए पालन पोषण कर सकें। दैट को एक्सप्लॉइट किया और उसके आधार पर इधर गया रे, तो वाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब है जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है। जंगली बोलना अच्छा नहीं है, तो वाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब एक्चुअल में तात्पर्य ये निकलता है कि जो नेचर में पहले से प्रेजेंट थी उसको वाइल्ड बोला जाता है, प्रेजेंट इन वाइल्ड, जो नेचर में थी, ठीक है, वो जंगली नहीं थी। ऐसा जंगली बोलना थोड़ा नेगेटिव लाइक आता है। ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस द डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी आपने वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये बेस्ट नर लिया, बेस्ट मादा ली, उनका क्रॉस कराया और बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो आपकी जो प्रोसेसेस हैं, जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये कैरेक्टर आने चाहिए, इसलिए आप सिलेक्शन करो जो आपको बहुत बार क्रॉस कराने के बाद मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कराया और आपको प्रोजेनी मिल गई जो आप चाहते थे। थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी जो अपन अपने लेवल पे सिलेक्शन करते हैं, मैनिपुलेट करा के, ब्रीडिंग करा के, संकरता करवा के, और डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाने से, यानी डोमेस्टिकेशन वर्ड का सिंपल मीनिंग है अंडर ह्यूमन केयर, इंसान की केयर में अगर आप प्रोजेनीज को ग्रो कर रहे हो तो वो पालतू बनाना कहलाता है। चाहे वो डॉग्स को आप पालतू बना रहे हो, गाय को बना रहे हो, या
अपने घर के बाहर खेत उगा रहे हो और उसमें गेहूं की कोई वैरायटी उगा रहे हो, तो खेती करना ऑल्सो डोमेस्टिकेशन, कि आपने गेहूं की एक वाइल्ड वैरायटी ली जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, उत्पादन क्षमता ज्यादा थी, और उसका गेहूं की ऐसी वैरायटी से क्रॉस कराया जिसको पक्सीनिया से इन्फेक्शन ना होता हो, यानी फंगल इन्फेक्शन इजीली ना होता हो, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। उन दोनों का क्रॉस करा के ऐसी गेहूं की वैरायटी आपने अपने खेत में बना बना के देखी और सेलेक्ट करी जो इन्फेक्शन भी ना हो और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा दे। दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिकेशन। और आपने चुना करेक्ट पेरेंट्स को और क्रॉस कराया, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। संकर आपने पादप बनाए जो कि आर्टिफिशियली बनाए, नेचुरली नहीं हो रहा था, आपने करवाया वो क्रॉस। ठीक है, आप उसके शादी.com, आप उसके मैच मेकर। ठीक है, दैट थिंग इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसिस्ट्रल वाइल्ड काउ। तो काउ से कराया, प्लांट से कराया। ठीक है, और ऐसी एक वैरायटी वेल नोन है इंडिया में, ठीक है, साहिवाल काउज इन पंजाब। अब इसमें क्या करते हैं, वो इसका प्रोसेस पूछते हैं कि साहिवाल काउज इन पंजाब आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द टू प्रोसेसेस एक्स एंड वाई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, कई बार ऐसा दे देंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, तो आपको लगेगा हाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और रिप्रोडक्शन ही तो करवाया था, गलत क्या है? नहीं, वो तो एक में ही आ गया है। दूसरा है आपका उसको पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन, ह्यूमन केयर में रख के उसको केयर करी और फिर उसको करवाया था। तो दो प्रोसेस थे, याद रखना, ए एंड बी करके पूछ सकते हैं कौन से दो। फिर ये भी पूछ सकते हैं साहिवाल काउज इन पंजाब है, इन यूपी है, इन केरला है, इन मध्य प्रदेश है, तो वो स्टेट का नाम चेंज करके आपसे सवाल पूछ सकते हो, तो आपको वो भी रटना पड़ेगा। सो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट though ancestor knew about inheritance of characters and variation, they had very little idea about scientific causes of this phenomena. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज पता था कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वेरिएशन आ रही है, राइट? उनको ये पता चल चुका था कि इसी के थ्रू छोटी छोटी चीजें जो हमें चाहिए वैसे डिजायरेबल कैरेक्टर हम करवा पा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको बहुत कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइडिया था कि ये कैसे हो रहा है। तो अगर ये सवाल स्टेटमेंट ऐसे बन के आए कि since our ancestors knew from 8000 to 1000 before Christ that artificial hybridization and that the variations are the basis of variation is sexual reproduction, and they knew the scientific basis behind it which was hidden in sexual reproduction. तो ये लाइन साउंड करती है राइट, लेकिन है नहीं। ये साउंड करती है राइट, पर ये राइट है नहीं। उनको ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जी हाँ, 8000 से 1000 बीसी बिल्कुल सही है, हमारे एंसेस्टर की बात हो रही बिल्कुल सही है। क्या गलत था? साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था उनको। मोटे मोटे तौर पे बोलते हैं ना, वैसे पता था कि यार हाँ इनका इनसे क्रॉस कराओगे तो वेरिएशन आएंगे, पर उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, किन कारणों से हो रहा है वो, कैसे हो रहा है वो उनको नहीं पता था। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है कि दे न्यू दिस, गलत है वो। दे न्यू ओनली वन पार्ट ऑफ इट, साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। इज दैट क्लियर? ठीक, तो यही छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है कि दे हैड वेरी लिटिल आइडिया, उनको हल्का सा आइडिया था मोटे तौर पे कि इसका साइंटिफिक बेसिस है, ये वेरिएशंस क्यों आ रही है। ठीक है, ये हुआ हिस्ट्री वाला पार्ट जिस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो इस साल का रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का सवाल है वो उसका आपको हिंट देता है कि इन चीजों को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब आते हैं अपन एक्चुअल चीज में, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल ने अनुवांशिकी के सिद्धांत दिए या नियम दिए वो क्या है? इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है? मिड 19th बोल दिया, मिड 18th बोल दिया, मिड 20th बोल दिया, वहां पर भी कंफ्यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट पूरा राइट दे देंगे और आपको सेंचुरी के नंबर पे, डिजिट पे खेल जाएंगे। ठीक है, दैट हेडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब जो अनुवांशिकता का समझ है वो मिड 19th मध्य 19वीं शताब्दी के अंदर हमें पता चलने लगा था। ग्रेगर जो मेंडल जो थे कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरता कराई थी मटर के पौधों में, गार्डन पीस में। गार्डन पी जो गार्डन में उगते पी हैं, पीस की अलग अलग वैरायटी है, स्वीट पी, ठीक है, गार्डन पी और वाइल्ड पी अलग अलग है। तो आपको ध्यान देना है, गार्डन पी, जल्दबाजी में यहाँ वाइल्ड पी लिख दिया तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इन्होंने अगर स्वीट पी कर दिया तो आंसर गलत है। स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस होता है, ये आपका कौन सा है? गर्दन पी,
गर्दन पे होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो दोनों का साइंटिफिक नेम, जीनस तक अलग है, लेथाइरस जीनस है, पाइसम जीनस, जीनस भी अलग है। तो पी है बोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इनटू द वाइल्ड देखोगे तो पी और वैराइटीज का आपको आइडिया लग जाएगा एंड में। ठीक है, नाउ 7 इयर्स काम करा था, कौन से ईयर से कौन से, और आगे 1900 लिखा है कि 1800, उस पर भी ध्यान देना है। 56 से लेके 63 तक, 1856-63 तक इन्होंने काम करा था, 7 ईयर। एंड प्रपोज किया था, ये अलग हंस रहा है, प्रपोज बोलते, अभी फरवरी आया भी नहीं है, तो दे हैव प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने अनुवांशिकी के सिद्धांतों को प्रपोज किया था, लोगों के सामने रखा था। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली नॉन लिविंग में क्यों ही होगा। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, जब मेंडल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे दया के साथ, कुछ तो गड़बड़ है मटर में वैसा, ठीक है, इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। अब आप देखेंगे तो मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें एक लाइन ऐसी है कि कौन सा बात, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसमें लिखा हुआ था कि एट टाइम ऑफ मेंडल द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेंडल के दौरान, जो मेंडल का समकालीन दौर, उस युग के अंदर मैथ और स्टैट्स को यूज नहीं किया जाता था। ये पहले आदमी थे, एनसीईआरटी ये कह रहा है। आप ये नहीं कह सकते सर लिखा तो है कि इट वाज यूज्ड बाय मेंडल, नन अदर देन मेंडल, नन अदर देन मेंडल, इनके अलावा किसी ने यूज नहीं किया था। उनके दौरान समझ भी नहीं आया कि भाई क्या कर गए, राइट। तो उनके दौरान, उनके समकालीन समयुग में नहीं किया गया था, ये ध्यान दें। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। His experiments had a large sampling size. उन्होंने बड़े सैंपल पे, क्योंकि जब तक आपका डेटा अप्लाई नहीं होता है, आपका वो लॉ, नियम जो है, सिद्धांत जो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जनता उसे नकार देती है कि यार 2-4 लोग में ये वेरिएशन दिख रही है या ये पैटर्न दिख रहा है तो हम नहीं मानेंगे, हजारों में दिख रही है तो हम विश्वास करेंगे, राइट। तभी बहुमत आएगा, तभी समझ में आएगा कि ये बात कितनी सही है, खरी है। Which gave greater credibility, आया ना, क्रेडिबिलिटी, विश्वास होता है लोगों को कि यार इतने सारे लोगों में ये चीज करने से ये ठीक हुआ है या ये पैटर्न दिखता है तो हम विश्वास करेंगे। 2-4 लोग में दिखता है तो उसको तो आप एबरेशन मानते हो कि बाय चांस हो गया होगा, ठीक है। तो वो है द डेटा दैट कलेक्टेड, ऑल्सो द कंफ्यूजन ऑफ हिज, यानी उन्होंने जो इंटरप्रेट किया, इन्फरेंसेस का मतलब उन्होंने जो समझा, जो उनको समझ में आया इनके थ्रू, है ना, फ्रॉम सक्सेसिव जनरेशन, इंटरप्रिटेशन की बात है, उन्होंने जो समझा, है ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ टेस्ट प्लांट्स प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशियल आइडियाज। उन्होंने जो काम करा जिस लेवल पे, और लगातार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उन्होंने 4-5 पीढ़ियों तक काम करा था, ठीक है, F1, F2, F3, F4, F5, इतनी पीढ़ियों पे काम करके उन्होंने लार्ज सैंपल पे जब काम करा तो वो समझ में आता है कि ये बाय चांस नहीं हुआ था, है ना, ये कोई ऐसे तुक्का नहीं लग गया था। वो उनकी बातों को क्रेडिबिलिटी देता है। उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी, इन्फ्रेंसेस, यानी जो उन्होंने बोला कि मैंने ये समझा है, कंक्लूजन है, उनके कंक्लूजन वो बहुत ही विश्वसनीय साबित होते हैं, ठीक है। ये बोला गया है इस लाइन में, ठीक है। पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि अनसब्सटेंशिएटेड आधार बातें या बेतुकी बातें या वैसे सुझाव नहीं थे, उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था, कोई पैटर्न था। क्योंकि इतने बड़े सैंपल पे इतनी सारी पीढ़ियों में अगर कोई चीज देखी जा रही है तो इसका मतलब कुछ तो उसका आधार सही होगा, वो बेतुकी बातें नहीं थी। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी दैट वर मैनी टू ऑपोजिंग, और मेंडल ने इस तरह से करा था, वो अपन ने देखा ही है, ये 7 कैरेक्टर आपको पता भी है, ठीक है। येलो और ग्रीन सीड, दिस अलाउड टू सेट फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग द इनहेरिटेंस। इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए, है ना, उन बेसिक आधार बन गया था कि मैं ये स्टडी करूंगा, इनका क्रॉस कराऊंगा कॉन्ट्रास्टिंग चीजों का, और पैटर्न देखूंगा कि कैसे क्या आता है, ठीक है। विच वॉज एक्सपेंडेड on by later scientists to account for the diverse natural observation and the complexity inherent in them.
अब देखिए कितनी बोरिंग सी और फालतू सी बात है क्या, कि उन्होंने ये जो भी बनाया था बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक आधार बना दिया, कंकाल बना दिया, काम करने का तरीका बना दिया, डिफाइन कर दिया कि एक टॉल लो, एक ड्वार्फ लो, उसका क्रॉस कराओ और देखो आगे अगली पीढ़ियों में क्या होता है। ठीक है, यही आधार को बाकी साइंस ने भी लेटर ऑन फॉलो किया अपने कामों में। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि मेंडल की बात बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पर मान नहीं रहे थे, तो आपको सेंटेंस ये दे दे कि जो बेसिक फ्रेमवर्क टॉल और ड्वार्फ और उनके क्रॉस का मेंडल ने बनाया था वो उसके बाद के साइंटिस्टों ने नकार दिया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, वो तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, नकार दिया होगा। ट्रू स्टेटमेंट। जबकि क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, ध्यान दो क्या कह रहा है कि यही बेसिक फ्रेमवर्क जो था इनहेरिटेंस का, अनुवांशिकी को जो आधारित जिस पे आधारित है, विच वॉज एक्सपांडेड बाय लेटर साइंटिस्ट, उसी चीज को आगे एक्सपेंड किया किसने? बाद में आने वाले वैज्ञानिकों ने। ठीक है, टू अकाउंट फॉर द ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी विविध प्रकार की प्राकृतिक उन्होंने निरीक्षण किए, उन्होंने चीजें देखी, है ना, वो सारी चीजें बाद के साइंटिस्टों ने इन्हीं के आधार पे, इन्हीं की नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझा, इन्हीं की बात को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके समझा, ये बोल रहे हैं वो। तो यहां पर वो नकार नहीं रहे, बात नहीं है, दे आर फॉलोइंग मेंडल, एक्सपेंडिंग नॉलेज। अंडरस्टूड? आया बात समझ में? तो ये है, ये वाले जो डायग्राम है वो आपको पता होने चाहिए। एग्जैक्टली आपको डायग्राम देख के पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ टर्मिनल फ्लावर या एक्सियल है, ये डोमिनेंट है ना। जनरली क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर को अपाइकल फ्लावर बोलते हैं। अपन को याद है जेनेटिक्स प्लांट ग्रोथ चैप्टर में अपाइकल डोमिनेंस होता है, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं अपाइकल फ्लावर भी डोमिनेंट होगा। आपने ही तो पढ़ाया था कि ऑक्सिन कराता है अपाइकल डोमिनेंस। भाई साहब, वो अपाइकल डोमिनेंस बर्ड की ग्रोथ के लिए था। यहां पर मटर अकेले प्लांट की बात चल रही है, उसमें एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर या अपाइकल फ्लावर डोमिनेंट नहीं है। किसी और प्लांट में अपाइकल फ्लावर डोमिनेट हो सकता है, ये सिर्फ मटर की बात कर रहे हैं, वो भी गार्डन पी की। आप जबरदस्ती इसको यूनिवर्सल लॉ ना बनाए, वो अपाइकल डोमिनेंस अलग है और वो यूनिवर्सल है। बात समझ में आई? वो ऑक्सिन का फिनोमिना है, वो स्टेम के रिगार्डिंग है या बर्ड के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, वो अलग बात है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस है, तो दोनों को मर्ज ना करें। अपाइकल फ्लावर बनना यहां पर कैसा कैरेक्टर है? दबा हुआ रिसेसिव कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर? कई बार सवाल ऐसे आता है, कितने कैरेक्टर कलर पे बेस्ड थे, कितने कैरेक्टर फ्लावर पे बेस्ड थे, उसका रेशियोज क्या है? तो आपको सारे कैरेक्टर समझने हैं। आप फिर ऐड करने पे 7 आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग कैरेक्टर है। जैसे फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर 2 कैरेक्टर हुए, पर फ्लावर का कलर फिर वायलेट होना और व्हाइट होना, ये भी तो एक कैरेक्टर हुआ, वो कलर वाले फिनोमिना में चला जाएगा और वो सेम कैरेक्टर दूसरी बार काउंट हो रहा है। तो टोटल नंबर्स आपके जो आएंगे रेशियो के, वो 7 से ज्यादा होंगे। तो आप ये दिमाग नहीं लगाओगे सर 7 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एक जगह ऐसा था 1 2 2 2 1 ऐसा करके कुछ 7 बन रहा था, हमने वो टिक कर दिया, 7 ही तो थे। नहीं, ओवरलैपिंग है ना, कोई कैरेक्टर तो 2 जगह काउंट होगा। वायलेट फ्लावर फ्लावर कलर में भी जाएगा और फ्लावर के कैरेक्टर में भी जाएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर बेस्ड ऑन फ्लावर, उसमें भी जाएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर बेस्ड ऑन कलर, उसमें भी तो काउंट होगा। तो ऐसी बेवकूफी कृपया ना करें, ध्यान दें, दिमाग खोल के पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन फ्लावर इज टू सीड इज टू कलर इज टू पोजीशन ऑफ फ्लावर, ऐसे करके कुछ बनाए तो आपको ध्यान देके पढ़ना है क्या बोला है। ठीक है, और अपनी बायसनेस के साथ ही आना चाहिए टोटल, वैसा सब दिमाग ना लगाएं, वो ओवरलैपिंग होगा। ये आपको तब पता चलता है जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अवेयरनेस आती है कि ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर आप एक्सपोज नहीं हो इस टाइप के क्वेश्चन से, तो आप गलती करके आते हो। दैट्स व्हाई मोर प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, मोर एक्सपोजर इज ऑलवेज गुड। एंड वही मैंने आज जो उसका कोबी का था लाइन, वही था कि भाई साहब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो अपने मैच के दिन, है ना। वो कोबी बोलते थे, बास्केटबॉल के जो डॉन ब्रैडमैन है ना, वो बोलते थे कोबी ब्रायंट कि भैया मैं अपने गेम में, अपने मैच के दौरान एक भी प्ले या एक भी शॉट ऐसा नहीं खेलता हूं जो मैंने 10,000 बार प्रैक्टिस नहीं करा होगा बैकग्राउंड में। कोई नई चीज अचानक नहीं कर रहा होता हूं। तुम लोग क्या करके आते हो, सर आज अचानक हमने फिजिक्स कर लिया, बायो करते थे जनरली पहले, आज अचानक फिजिक्स करके आ गए क्योंकि लग रहे थे सवाल।
और वो कोबी ब्रायंट बोल रहा है कि मैंने एक चीज ऐसी आज तक नहीं करी गेम के अंदर, लाइव गेम में, जो मैंने पहले 10,000 बार प्रैक्टिस ना करी हो। तभी मैं नर्वस नहीं होता हूं, तभी मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं गेम खेलने से पहले। सो इफ यू आर डूइंग इन द गेम वॉट यू हैव ऑलरेडी डन, सो यू कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग। आप वो मैनिफेस्टेशन ला सकते हो। अचानक से करके कैसे मैनिफेस्टेशन आएगा यार? वो तो फिर तुरुफ मतलब चल गया तुक्का तो ठीक है, उस दिन आपका चल गया, पर उसकी तो प्रोबेबिलिटी फिर बहुत कम है ना। आप प्रोबेबिलिटी पे अपना करियर बनाना तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो कहां तक पहुंच गए थे भैया इसमें? किधर आ गए तेरे? या मेंडल इन्वेस्टिगेटेड फैक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट टू, और इसने पूरा हाँ आगे का कर दिया था बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। Mendel conducted such artificial pollination or cross pollination experiment using several true breeding pure. True breeding P lines का मतलब है प्योर लाइंस। प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के अलील बनते हैं, जिसमें अलील दोनों एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं, जिसमें दोनों ही अलील सेम होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध पादप, विशुद्ध पादप या शुद्ध पादप, ठीक है। और हाइब्रिड्स को बोलते हैं संकर पादप, ठीक। तो इन्होंने बहुत जनरेशंस तक ट्रू ब्रीडिंग यानी शुद्ध पादप लिए थे और उनका क्रॉस करा के आगे गए थे, ठीक। कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली होंगी उन्होंने? 14, क्योंकि उनके पास 7 कैरेक्टर थे जिसका दो ट्रेट थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली थी, उनका क्रॉस कराया था। ये रहा वो बात, ठीक है। ये आया भी है पीवाईक्यू में 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन, अभी 2-3 साल पहले ही। Pairs which were similar except for one character in contrasting trait. ये करा। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed. कोई कैरेक्टर ऐसे थे येलो या ग्रीन, inflated, constricted या येलो पॉड, या टॉल या ड्वार्फ, जैसा आपको फिगर में यहाँ बताया गया है उस पर ध्यान, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं ये सारी चीज राइट लिखी है, उसके नीचे गार्डन पी की जगह स्वीट पी लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये ध्यान दें। जल्दबाजी में ध्यान दें कि कौन सा मटर बोला गया है। सब कुछ राइट हो लेकिन आपने पी कौन सा यूज करा है, जल्दबाजी में ऐसी सिली मिस्टेक करके आए हो तो आप कॉन्शियस होके पेपर नहीं दे रहे हो। पेपर अटेम्प्ट करने का टेम्परामेंट आपका घटिया है, ऐसी चीज में फंस के 5 नंबर ले रहे हो। तो ये टेबल है जो आपको पता ही है, इसमें बस एक ही चीज है कि येलो ग्रीन वाला जो है एक जगह पे डोमिनेंट है येलो और एक जगह पे ग्रीन डोमिनेंट है। कौन सा? तो मैंने आपको तरीका याद रखने का बताया, SY PG। PG में रहते हैं P यानी पॉड, G यानी ग्रीन। पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है SY, सीड में S फॉर सीड, Y फॉर येलो। सीड में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है, PG खत्म। PG में रहते हैं, इतना याद रखो। तो पॉड का ग्रीन तो ऑपोजिट सीड में, रूल आउट कर सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं। एक्सियल और टर्मिनल का भी मैंने ध्यान देने को बता दिया क्योंकि अपाइकल डोमिनेंस का कैरेक्टर कीड़ा एग्जाम में दिमाग में ना छा जाए, उसके वही है, ठीक है। फिर यहां पर जीन पे एक जीन का अनुवांशिकता कैसे होती है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन की स्टडी करने के लिए उन्होंने लंबे और शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस कराया, ठीक है। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. उन्होंने इस क्रॉस के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराने से जो सीड बने, बीज बने, उनको कलेक्ट करा और उसको फिर से बो दिया ताकि वो देखें कि जो होने वाली जनरेशन है, पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कैसी आती है। फन, ठीक है। इसको उन्होंने F1 या फिलियल बोला। फिलियल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग था सन, लेकिन अब वो सन डॉटर सबके लिए यूज होता है, ठीक है। F और फिलियल यानी प्रोजेनी, और वो बच्चों के लिए इन जनरल यूज होता है। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। मेंडल ने यह पाया कि पहली प्रोजेनी के सभी पादप क्या थे? टॉल। जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया, पहली पीढ़ी में सारे टॉल में 100%, ठीक है। लाइक वन ऑफ पेरेंट, जैसे जो टॉलनेस पेरेंट की थी, यानी अगर वो 12 सेंटीमीटर टॉल मटर का पौधा था तो में सारे बच्चे 12 सेंटीमीटर ही टॉल थे, 11 भी नहीं, 10 भी नहीं, वही वाला हाइट था, ऐसा, ठीक है। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऐसी प्रकार के ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण किए फॉर द अदर पेयर्स और ट्रेट। जैसे
बाकी ट्रेड्स कैरेक्टर राउंड सीड, रिंकल सीड करे, येलो सीड, ग्रीन सीड करे, उनका भी क्रॉस कराया तो इसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन मिली कि जो डोमिनेंट था वही F1 में दिख रहा था, उसको उन्होंने डोमिनेंट बोला था. He found that F1 always resembled either one of the parent. Either one of the parent का मतलब है F1 जनरेशन में दो में से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर विजिबल था, दर्शाया था उन्होंने. ठीक है, ये उन्होंने पाया. एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम. और जो दूसरा पेरेंट का जो ट्रेट था, जो कैरेक्टर था, वो दिख नहीं रहा था F1 में. यहां तक तो सब कुछ सिंपल सिंपल है. ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको एज इट इज दे दें. ठीक है, और आपसे पूछें कि इस डायग्राम में क्या चीज गलत है. क्या पूछा जाए, इस डायग्राम में क्या चीज गलत है, और एग्जामिनर खाली इतना कर दे कि इसको ये बना दे और इसको ये बना दे. आपको लगा ये क्या, इसमें क्या ही होगा, क्या पूछ सकते हैं, और आपने ध्यान फीमेल खाली सिंबल पे खेल गए सटल वे में, और आपने सोचा कि क्या ही पूछेगा, इसमें क्या ही गलत है. सर सब कुछ सही, और चौथा ऑप्शन जानबूझ के देगा एवरीथिंग इज करेक्ट अबाउट दिस डायग्राम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम. आप बोलोगे यस देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम. इमैस्कुलेशन हो रहा है, हो रहा है भाई. जब मेल पेरेंट बना रहे हो उसी मेल में ही मेल को आप उड़ा, समझ रहे हो, तो मेल कहां, वो तो बेमेल हो गया. तो आप इसको मेल पेरेंट फिर बोल ही नहीं सकते ना. वो तो आपको बाइसेक्सुअल प्लांट में से फीमेल पेरेंट बनाना है, तो मेल को काटोगे तो वो क्या बना, फीमेल. सिंपल सी बात है, राइट. तो ये आपको ध्यान देना. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसपे इम्प्रॉम्प्टू आइडियाज आते हैं और हमारे जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं. आपको यही खेलना है चोर पुलिस के गेम में. आपको इवॉल्व होना है उतना कि कैच मी इफ यू कैन में आप गेम जीत पाए एंड यू कैन कैच द एग्जामिनर. ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा जगह पे मुझे ध्यान क्या आता है, एरो. मैंने ये सब कुछ राइट लिखा, इसको फीमेल ही रखा, इसको मेल ही रखा, इमैस्कुलेशन फीमेल में ही करा रहा हूं, सब कुछ राइट रखा, एरो उल्टा कर दिया. और इस डायग्राम में क्या गलत है पूछा, तो भाई फीमेल से मेल में कैसे पॉलिनेशन कराओगे, मेल से फीमेल पे पोलन डालोगे ना. औरत कैसे अपने आदमी पे स्पर्म फेंकेगी, मेल गैमेट फेंकेगी, इज इट पॉसिबल, नहीं, रिडिकुलस, राइट. तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यू लूज योर, सिंपल सी बात है. बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इसमें कुछ खास ऐसा हंसने जैसा था नहीं. ठीक है, आगे आपको आगे बहुत कुछ करना है इस फील्ड में, डॉक्टर बनोगे तो. एक जिंदा लाश आपके सामने पड़ी होगी, वो करते रहो, फिर क्या ऑपरेशन करोगे, बढ़िया है. तो मेंडल then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in the filial 2 F2 generation some of the offsprings were dwarf, बोले थे. क्या मिले, हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट कराया F1 प्लांट को और उनका क्रॉस करा के उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अब F2 के अंदर कुछ ऑफस्प्रिंग्स अचानक से बॉर्न हो गई. दो टॉल का क्रॉस करा दी, बौना पैदा हो गया. उनको पहले शक हुआ, यार फिर गलत वे में ले रहे हो. उनको शक हुआ मैंने एक्सपेरिमेंट में कोई गलती तो नहीं कर दी, तुम तो सीधा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे चले जाते हो. हाँ पता है मुझे, है ना. द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड. जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो अब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक दौर में, एक जमाने में अपनी बात को ना रख पाए और आप दबा दिए जाएं, लेकिन फिर वक्त की खासियत यही है कि ये पलटता जरूर है. आपको मौका मिलेगा, दूसरी पीढ़ी को मौका मिलेगा कि आप अपनी बात, अपनी चीज एक्सप्रेस कर पाए. जो कहते हैं ना कि हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे. फैज साहब. So the proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plant while 3/4 of the F2. तो F2 के अंदर आपको ये मिले, आपको dwarf कितने मिले, 1/4, और 3/4 आपको मिले थे टॉल. ये आपको ये क्यों मिले थे, क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल था और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था. तो ये 1 + 2 3 आउट ऑफ
4 थे, राइट। इसी को आपको पूछे परसेंटेज वाइज तो आपको बोल देना है 75%, बात तो वही है। 3/4 क्या होता है परसेंटेज, यानी इंटू 100 करके कर लो, ठीक है। तो ये नहीं बोलना आपने पढ़ाया नहीं परसेंटेज, 3/4 बोल के चले गए हैं। छठी क्लास में हमको सिखाया था, हमको कैसे याद रहेगा, हम गजनी है खुद हैं, आपने कैसे उम्मीद कर ली हमसे। वो है द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेड्स, इसको फोन आ गया होगा, आइडेंटिकल टू द पेरेंटल टाइप, ठीक है। टॉल और जो ड्वार्फ ट्रेट हैं वो किससे मैच हो रहे थे, अगेन आइडेंटिकल टू द पेरेंटल, पेरेंट से आइडेंटिकल थे, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग यानी कोई मिक्सिंग नहीं था। अगर बोना है तो 4 सेंटीमीटर बोना था, F2 में भी बोना जो है वो 4 सेंटीमीटर का ही था ड्वार्फ, और अगर टॉल है तो 12 सेंटीमीटर का पेरेंट था, वैसा ही 12 सेंटीमीटर का टॉल प्लांट था। ऐसा नहीं कि 4 और 12 के बीच में कुछ 8 सेंटीमीटर के भी पैदा हो गए, वो इनमें देखने को मिला था। इसी वजह से वो कह रहे थे कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, और मेंडल के दौर में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को बाकी साइंटिस्ट प्रमोट कर रहे थे, ये उसके अगेंस्ट थे। ये कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता, क्लियर कट सेग्रीगेशन होता अलील्स का, है ना। वर्ड नहीं बोला था उन्होंने, फैक्टर पे खेला था, बस फर्क इतना है। दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, या तो वो लंबी हैं या बौने हैं। नन वर इन बिटवीन हाइट, कोई भी मध्य मार्ग का आदमी नहीं था। आया समझ में, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स, उन्होंने बाकी ट्रेड भी देखे, राउंड सीड, रिंकल सीड, उनमें भी देखे। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वर एक्सप्रेस इन F1, सब में यही पाया कि F1 में तो एक ही कैरेक्टर दोनों में से आता है जो डोमिनेंट होता है, और F2 स्टेज पे दोनों ट्रेड आए थे और वही प्रोपोर्शन में आए थे, कौन सा, 3:1। अब मैं आपको एक ध्यान देने की बात बताता हूं, एग्जैक्टली मेंडल को 3:1 रेशियो नहीं मिला था। रियल आप डेटा जाके देखोगे मेंडल के रिसर्च आर्टिकल को 1956 से लेकर 65 में जो काम हुआ था, उसमें 65 में पब्लिश करा था, 63 तक काम करा था, जो आप देखेंगे तो उनको कभी 2.95:1 मिला है, 3.01:1 मिला है ना। आप समझ रहे हो, आप लेट्स से आपने टॉल और टॉल का, हाइब्रिड टॉल का क्रॉस कराया, F1 का हाइब्रिड का, यानी दोनों संकर लंबे पौधों का क्रॉस कराया F2 में, आप बोल 3:1 रेशो मिलेगा, नॉट नेसेसरी। आपको लगता है 100 बच्चे पैदा हुए तो 75 जो होंगे वो टॉल होंगे और 25 जो होंगे वो ड्वार्फ होंगे, एग्जैक्टली नहीं होता ऐसा। आपने जो भी सीड ऑब्टेन किया उसको ग्रो कराया, तो आपको लगता है गार्डन में ऐसा मिलेगा उनको, पहला टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल, बोना, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रोबेबिलिटी है ना, ये तो वही बात है ना, जैसे कि एक घर में लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, तो इसका मतलब हर घर में इक्वल लड़का लड़की रहेंगे, कि पहला लड़का अब तो लड़की ही होगी, अगला बच्चा मोहे लड़की ही की, जो वैसा तो नहीं है, हो ही नहीं सकता ना कि पहला आगे, आप प्रोबेबिलिटी मैच करनी पड़ेगी, नहीं होता। किसी घर पे 4-4 लड़कियां हैं, किसी घर पे 4-4 लड़के हैं, है ना। तो वही चीज है कि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो उनको 100 में से 75 और 25 मिले होंगे, नॉट नेसेसरी। तो क्यों बता रहा हूं ये, कल को न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा कि एक क्रॉस कराया गया था टॉल प्लांट का टॉल प्लांट से, गौर फरमाइएगा जनाब इम्तियाज अली, गौर फरमाइएगा, टॉल इज टू टॉल ये कराया, और उनको 100 बच्चे मिले, कितने मिले, 100 सीड्स मिले। 100 सीड में से 7 जो थे वो टॉल थे, और 28 सीड जो थे वो ड्वार्फ थे। आपको ये क्वेश्चन आए और फिर वो पूछेंगे कि इसका मतलब ये बताइए कि जो जिनका क्रॉस कराया था टॉल, उनका जीनोटाइप क्या होगा, तो उनका जीनोटाइप होगा, अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराने पे तो 75 और 25 आने चाहिए थे, ये तो एग्जैक्ट 3:1 नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, अप्रॉक्स 3:1 आता है, ये समझना जरूरी है। तो पे आपको जहां पर 2:1 या 1:2:1 है से, तो 25, 50 और 25 ही मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 22, 27 और जो बचा डिफरेंस 51 ऐसा टाइप का मिलेगा, ये भी सच है जीनोटाइपिकली। आई बात समझ में, क्लियर हुआ बात नहीं? तो ऐसा लकीर के फकीर बन के मत जाना 75 और 25 होगा तभी हम मानेंगे 3:1, भैया अप्रॉक्स 3:1, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
और इन्होंने हमेशा देखा ये कि ब्लेंडिंग जो थी वो ना तो F1 पे मिली ना ही F2 पे मिली, और उन्होंने तो बहुत सारी जनरेशन स्टडी करी, उनको कहीं नहीं मिली। ठीक है, हेलो, आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा राजस्थानी वाले काम कर लेते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ, अब वापस आ गए अपन यूपी में। हाँ, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन सभी निरीक्षणों पे या ऑब्जर्वेशन पे आधारित मेंडल ने प्रपोज किया समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास डाउन। क्या? स्टेबली, एकदम स्थायी तौर पर कुछ है जो पास ऑन हो रहा है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। ठीक है, अनचेंज्ड, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। देखो मेरे अंदर क्या ख्याल फूटा इमीडिएटली, इम्प्रॉम्प्टू, मैं बताता हूं, किसी और को मैं पर्सनल है अपना। देखो, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, लाइन सेम है, कहानी सेम है। मेंडल प्रपोज भी करवा देते हैं मेंडल को, दैट समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास्ट। स्टेबल के साथ मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, स्टेबली पास्ट है ना, डाउन विद वेरिएशन इन पैकाइटीन एंड चेंज पैकाइटीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, पैकाइटिन में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और वो भी आएगा पेरेंट्स से बच्चों में, गैमेट के थ्रू ही जाएगा। गलत क्या है? मेंडल ने नहीं बोला था ये। आप किसकी बात, किसने प्रपोज किया बोल रहे हो? मेंडल ने। मेंडल के प्रपोजल में नहीं था, किसी और के था। आई बात समझ में? आप बात गलत नहीं है, इसने नहीं बोली है, बस ये है। ठीक है, बात वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, याद रखें। ठीक है, आया समझ में? तो क्या पैकाइटिन में वेरिएशन आती है, गैमेट के थ्रू वो अगली जनरेशन में जाती है पेरेंट्स से बच्चों में? जी हां, कुछ गलत नहीं है, मेंडल ने प्रपोज नहीं किया था। तो बात सही लगती है, कई बार अपने को लगता है इसमें गलत क्या था यार, ये फॉल्स कैसे स्टेटमेंट। तो ये सोचना है कि एग्जामिनर किस लेवल पे सोच रहा है। मैं आपको वो, जहां सोच वहां सोच, कॉल्ड कर दिया दिस थिंग्स एज फैक्ट। उन्होंने इनको क्या कॉल कर दिया? फैक्टर्स। उनके जमाने में जीन्स वर्ड नहीं था, ये ध्यान रहे, या अलील वर्ड नहीं था, बाद में आया। नाउ वी कॉल देम एज अ जीन्स। अब हम उन्हें क्या कहते हैं? जीन्स। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए जीन जो है वो अनुवांशिकता की इकाइयां हैं। आई बात समझ में? यूनिट्स हैं। ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। दे इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड एज अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। वो जो जीन्स होते हैं वो इकाई है अनुवांशिकता की, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, वो सूचना लेके जाते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट को कैसे एक्सप्रेस करना अंदर। तो एक प्राणी को टॉल होना है, तो टॉल होने के जो ट्रेट है, उस ट्रेट को ले जाने के लिए वो जीन उसके अंदर या अलील पाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर जीन बोले कि अलील बोले? भाई अलील इज व्हाट? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो जीन ही है ना, वो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है बात। ठीक है, मेंडल जीन की बात कर रहे थे आज के लिए, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच इज अलील, एक ही बात है एक तरीके से, इन अ लिबरल वे। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज अलील। आ गया वही बात, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताते हैं वो, है ना, विरोधाभासी तत्व होते हैं वो। दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। वो एक ही जीन का थोड़ा सा, अपने आपको पूरा बना के बताया था कैसे थोड़ा सा अलग है, एक अलील दूसरे अलील से ऑलमोस्ट सेम है, वो म्यूटेशन हुआ था थोड़ा सा, जिसकी वजह से वेरिएशन आ गई थी। ठीक है, आवाज आ रही? ठीक, डन। नाउ अब अपन को क्या करना है? अब फिर से इस डायग्राम की तरफ नजर डालिए। इस डायग्राम में ऐसा क्या खूंखार है जो आपसे कोई पूछ ही लेगा, है ना? यही सीधा साधा सा मासूम सा डायग्राम की टॉल
क्रॉस हुआ, ये बने टॉल टॉल सेल्फिंग हुआ, टॉल 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 ड्वार्फ बने। ठीक, अब ऐसा कर देते हैं जल्दबाजी में, ड्वार्फ इधर लिख दिया, टॉल इधर लिख दिया, है ना, F1 का F2 कर दिया, F2 का F1 कर दिया, क्या गलती थी आपको बतानी थी, है ना, या 4 ऐसे डायग्राम बनाए और बोला कि कौन सा डायग्राम सही है। ठीक है, या आपने ऐसा कर दिया कि यहां पर सेल्फिंग की जगह क्रॉसिंग कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन लिख दिया, वहां पर खेल गए, या फिर आप ये टॉल टॉल लिखा है, इसके ब्रैकेट में कैपिटल टी लिख दिया दोनों जगह पे। आई बात समझ में? गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, जब स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हो तो कैपिटल टी कैसे आएगा, गलत है वो बात। ठीक है, यहां पर आपने टॉल इज टू ड्वार्फ बना दिया, 1:1 रेशो कर दिया, कुछ भी ऐसा खेल, इन्हीं मासूम सी चीजों में डायग्राम में आपने बदल दिया कुछ, और उससे आप उस चीज को बदल के कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आपने F2 में 3 टॉल लिखे, तीनों में कैपिटल टी चिपका दिया, जल्दबाजी में आपने देखा कि हाँ बराबर तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, क्या गलत है? ध्यान देना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑफ कोर्स हमें पेपर जल्दी करना है, लेकिन पेपर जल्दी करना है विद एक्यूरेसी करना है। वो हैबिट हमारी अचानक नहीं आएगी, कब आएगी? जब रोज प्रैक्टिस कर रहे हो 90-100 क्वेश्चन की बायो के, और वो 35-40 मिनट में करने की हैबिट बना रहे हो। लेंथी पेपर आए तो 50 मिनट में करो, जबरदस्ती 35 मिनट में करने की गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रोज की प्रैक्टिस होगी तो अप्लाई होगी, अचानक करने जाओगे तो वही कोबी ब्रायंट की वो जो लाइन है, नया करने जाओगे तो फिर तुक्का ठीक है, नहीं तो निकल लोगे आप बार। नाउ इफ यू यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, अगर हम अल्फाबेट्स को यूज करें हर जीन के लिए, ठीक है, देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 स्टेज। जो पहली पीढ़ी में जो डोमिनेंट था उसके लिए कैपिटल लेटर लेते हैं, और जो नहीं एक्सप्रेस हुआ उसके लिए स्मॉल लेटर ले लेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल फॉर अदर ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैपिटल टी इज यूज फॉर द टॉल एंड स्मॉल टी इज यूज फॉर द ड्वार्फ। टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के अलील है, इसमें कुछ खास आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। हैंस इन प्लांट द पेयर ऑफ अलील ऑफ द हाइट वुड बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो आपके 3 ही जीनोटाइप पॉसिबल हैं एक प्लांट के अंदर। ठीक है, हाइट के लिए ये और ये और ये और ये। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट, बहुत प्रपोज कर रहे थे ये, इन अ ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, उन्होंने शुद्ध रूप से ब्रीडिंग कराने के लिए प्रपोज किया था। टॉल और ड्वार्फ पी की वैरायटी का अलीलिक पेयर ऑफ जीन फॉर द हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब सेम सेम होने चाहिए दोनों अलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी शुद्ध पादप थे, ट्रू ब्रीडिंग थे, सच्चे पादप थे, वैसा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल टी। अब इस लाइन में क्या करा जा सकता है? variety, the allelic pair of gene of the height are identical or homozygous, small t and capital T respectively। ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, क्योंकि आपने पहले टॉल लिखा है फिर ड्वार्फ लिखा है, तो कैपिटल टी पहले आएगा और स्मॉल टी बाद में आएगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः बोल रहे हो। तो टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी बोला जाएगा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत इसमें? यही छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे। आर कॉल्ड जीनोटाइप, इनको हम जीनोटाइप बोलते हैं, इसको और इसको। ठीक, द प्लांट वाइल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जिसको हम विश्लेषण करते हैं, बताते हैं, दर्शा सकते हैं, वो कहलाता है टॉल और ड्वार्फ, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। अंदर की बात है वो जीनोटाइप, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कंटेंट है, द फिनोटाइप। व्हाट देन ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का फिनोटाइप होगा टॉल, ये हम जानते ही हैं। नाउ मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगोट, इसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया हुआ, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइब्रिड, सब है ना, टू बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी। मेंडल ने पाया था कि F1 प्रोजेनी जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो वैसी ही थी जैसा पेरेंट कैपिटल टी टॉल था। मैंने एग्जांपल देके बताया 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर की ही हाइट का होगा, अपीयरेंस दिखने में वो वैसा। ही प्रपोज दैट in a pair of dissimilar factor,
जब एक जोड़ा आए जिसमें दोनों अलग अलग फैक्टर हो या अलील हो, आज की तारीख में अलील, ठीक है, यानी संकर पादप, वन डोमिनेट्स द अदर, एक है जो दूसरे को डोमिनेट करता है कि मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। F1, जैसा कि F1 में हमने सबको टॉल देखा था, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आया था और वो टॉल बने थे सारे टॉल, ऐसा भी नहीं कि कुछ को अलाउ, कि कुछ लोग ने बोला नहीं नहीं हमको चलेगा मैट्रियार्की अलाउड है आप डोमिनेट करिए, ऐसा नहीं, सब ने यही बोला कि हम टॉल ही होंगे, हमारी ही चलेगी, कैपिटल टी विल बी डोमिनेंट, ऐसा, ठीक है। एंड हेंस इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, इसीलिए कैपिटल टी को हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे इस केस में, while the other factor is recessive, और दूसरा फैक्टर को कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ये तो सिंपल है। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर द टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, इस केस में कैपिटल टी टॉलनेस का डोमिनेंट और स्मॉल टी रेसेसिव है, दैट इज ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर ट्रेट पेयर ही स्टडीड, उन्होंने ऐसा ही राउंड सीड, रिंकल सीड, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, उन सब में भी ऐसा ही पैटर्न ऑब्जर्व करा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। कन्वीनियंट एंड लॉजिकल, यह बड़ा ही सहज है और लॉजिकल लगता है हमें, टू यूज कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ अल्फाबेटिक सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस, ये बड़ा ही लॉजिकल भी और इजी भी है। कैपिटल टी तो कैपिटल है यानी डोमिनेंट है, स्मॉल है तो वो स्मॉल है और वो दब जाएगा, ठीक है, ये बड़ा लॉजिकल भी है और सहज भी है, आसानी से आप समझ जाओगे। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डी फॉर ड्वार्फ, आप ऐसा नहीं करोगे कि ड्वार्फ के लिए उसका डी ले लो स्मॉल डी और टॉल के लिए डी ले लो, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ठीक है, ये याद रखना भी डिफिकल्ट है कौन किसका क्या अलील है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उन सबके अंदर आप कॉन्ट्रास्टिंग लोगे, कंफ्यूजिंग होगा। अलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट्स वो होते हैं जिसमें दोनों अलील सेम होते हैं, एंड ये जैसे हो गए, और कैन बी डिसिमिलर, अलग अलग हो सकते हैं इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगोट, ये सिंगल जीन का हेटेरोजाइगोट है तो आप इसको मोनो हाइब्रिड या एकल संकर कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पर, यहां तक चीजें एकदम समझ में आ रही है, इजी है, ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। सो द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो है that is heterozygous for genes controlling one character height and it is monohybrid and the cross between these and these is a monohybrid cross, ठीक है। जब आप शुद्ध टॉल और शुद्ध ड्वार्फ का क्रॉस कराते हैं और उसके गैमेट ये सिमिलर वाले ही बने, उससे आपने सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और इन सब का टॉलनेस ही था, इनका जब सेल्फिंग कराया तो आपको 1:2:1 रेशो में जीनोटाइप मिला और फिर 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिला। जल्दी से इसको वाइंड अप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग, बार बार ये ध्यान दें इन F2, जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें बौने पौधे बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के आपको मिले थे, वो बिना उसके आ रहे थे, शुद्ध रूप से बौने थे वो, और जो है ना वी कैन इन्फर दैट, आप उससे ये आइडिया लगा सकते हैं, इंटरप्रीट कर सकते हैं, व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट, यानी जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट अपने अपने गैमीट बनाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, है ना, द अलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमिट, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट, कि जो भी गैमिट बनेगा वो प्योर बनेगा। अगर हाइब्रिड भी है, जैसे ये वाला था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी गैमिट बनेगा तो या तो कैपिटल टी जाएगा या प्योरली जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ हाइब्रिड जाएगा या इनका कोई मिक्स होके टी डैश चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, प्योरली जाएगा गैमेट में, तो इसको हम कहते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए। दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज अ रैंडम प्रोसेस, और ये रैंडम होता है कि कौन से गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, कौन से में स्मॉल टी, ये कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो रैंडम है ना। तो यही चीज पे अगर वो ये कह दे कि law of segregation says that it ensures that capital T will go in particular gamete and small t will go in a particular gamete, ये बात सही है? नहीं, पर्टिकुलरली इसमें कैपिटल टी ही जाएगा और इसमें स्मॉल टी जाएगा, ये कौन डिसाइड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, इट्स अ रैंडम प्रोसेस। तो ये लाइन जो मैंने अभी बोली वो गलत। फिर मैंने एक सर्कल करा मियोसिस को, जल्दबाजी वहां पे माइटोसिस दिया हुआ है, आप फंस गए,
ये भी ध्यान देना है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस इन जनरल तो मियोसिस से होता है। सो देयर इज 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग ईदर अलील। अब यही लाइन लिख दी उस प्लांट के लिए जो कैपिटल टी है। फॉल्स हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी टू बी देयर इन अ होमोजाइगस टॉल प्लांट विल बी 50%। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वो तो 100% कैपिटल टी होगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन ही कैपिटल टी है। तो आप ये रटा रटा नॉलेज ले जाके चिपका नहीं सकते सर 50-50 चांस होता है, दो अलील थे ना अरे भाई उस प्लांट में तो थे ही नहीं, वो तो कैपिटल टी है, उसमें कैसे 50% दोगे? ये बात किसकी चल रही है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में ये बात हो रही है? कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर पादप, ठीक है। As has been verified by the results of crossing, और यही चीज हमें उनके क्रॉस होके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनसे भी ये वेरीफाई हो रही है। ये बिल्कुल हमें रिजल्ट क्रॉस चेक हो रहा है कि इसके गैमेट प्योर ही गए थे, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। In this way, gametes of the TT plant have the allele capital T, and gametes of dwarf plant small t have the allele small t. During fertilization, निषेचन के दौरान दो allele capital T from one parent say through the pollen and small t from the other parent then through the egg are united to produce zygotes that have one capital T allele and one small t allele. इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स द हाइब्रिड्स हैव कैपिटल टी। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइब्रिड या संकर होते हैं, एकल संकर, उनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। सिंस दिस हाइब्रिड्स कंटेन अलील्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, चूंकि ये जो हाइब्रिड है उनमें अलील होंगे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संकर पादप या हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है। ये है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स by the parent, formation of zygote in the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called पुनित स्क्वायर। ये गैमेट बनाने का हम पुनित स्क्वायर से कर सकते हैं। तो पुनित स्क्वायर खाली डाई हाइब्रिड या द्विसंकर पादपों में काम आता है? नहीं, मोनो हाइब्रिड में भी काम आता है। क्या ये गैमेट प्रिडिक्ट करने के काम आता है और प्रोजेनी प्रिडिक्ट करने काम आता है? जी हाँ, दोनों में काम आता है। खाली प्रोजेनी बोलता है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कल को कोई बोले कि Punnett square helps to identify the zygote or the seeds produced in a particular hybridization process only, है ना, only progenies, तो वो स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत, क्योंकि वो गैमेट भी प्रिडिक्ट करने के काम आ रहा है, ऐसा एनसीईआरटी लिख रहा है। यही छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो आप जानते ही हो, कौन थे ये? ब्रिटेन के थे, स्वीडन के थे, रशिया के थे, जर्मनी थे, ठीक है। ज्यादा रशियन और ऐसे ट्रिक करके नहीं आना है जबरदस्ती, ठीक है। फिर जेनेटिसिस्ट थे, कौन थे ये? जेनेटिक्स वाले आदमी थे, ठीक है। बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, क्योंकि मटर पे काम कर रहे हैं ऐसा करके बॉटनिस्ट नहीं चिपका दें, जेनेटिसिस्ट थे। इनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनित, है ना, पुनित भैया थे। अब एग्जामिनर इतना वो भी हो सकता है कि वो पुनित दे ही नहीं और वो सवाल में पूछे रेजिनाल्ड कौन थे? नहीं था एनसीईआरटी में रेजिनाल्ड कौन थे, कहाँ के थे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, दिया है ना, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। यह एक ग्राफ रूपी प्रदर्शन है जो आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है सारे पॉसिबल जीनोटाइप की बच्चों के अंदर, किसी भी प्रकार के अनुवांशिकी क्रॉस के अंदर, संकरता के अंदर, ठीक है। पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप लेफ्ट कॉलम्स, ठीक है। तो आप टॉप रो में लेफ्ट कॉलम्स में लिखते हैं जनरली, ठीक। आया समझ में? क्या लिखते हैं वहां पर? गैमेट्स। अब गैमेट उन्होंने जाइगोट कर दिया और सेम लाइन लिख दी, क्या ये ट्रू है? फॉल्स। मैं ये कह रहा हूं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मतलब ये है कि इन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। आई बात समझ में? फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर्स विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। ट्रू है, स्क्वायर की फॉर्म में ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर आउटपुट बनता है बॉक्सेस के अंदर। आप प्रोजेनीज या निपट गई क्या शबाना? जिंदा हो?
हैं, बुझे कि बुझ गए? हाँ, द पुनीत स्क्वायर shows the parallel tall capital T male and dwarf female plants, the gamete produced by them, the F1 capital T small t progeny. पनेट स्क्वायर ने बताया है कि आपका कैपिटल टी मेल था, स्मॉल टी फीमेल लिया हुआ था, F1 प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी जो दिखेंगे टॉल, जीनोटाइपिकली हाइब्रिड टॉल हैं. कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है, फटाफट आगे बढ़ते हैं. देन द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, उनका स्व निषेचन करवाया या पॉलिनेश परागण करवाया. द सिंबल्स फीमेल एंड मेल आर यूज्ड टू डिनोट दिस, वो तो पता ही है फीमेल एंड मेल है. ठीक है, ये इधर उधर हो गया रे. ओहो, अब क्या करें? ठीक है. द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूसेस ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल. जब कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है तो उसके जीनोटाइप गैमेट जो बनते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी बनते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन. किस प्रोपोर्शन में? ऐसा नहीं कि डोमिनेंट अलील के ज्यादा बनेंगे, रेसेसिव है तो बेचारे कम बनेंगे, ऐसा नहीं, इक्वल. ठीक है. व्हेन फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है तो पराग कण ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी है 50% चांस एग ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी. ठीक है. अब ये क्या बोला है कि जब कैपिटल टी वाला गैमिट है वो कैपिटल टी को या स्मॉल टी को फर्टिलाइज करे, उसका कितना % चांस है, ये पूछा जा सकता है. तो ये तो सिंपल सी बात है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराओगे तो ये पोलन इन दोनों एग में से किसको किस प्रोबेबिलिटी से कट करेगा क्या फर्टिलाइज करेगा, तो आप बोलेंगे 50-50 चांस है, आप वही लेके चलते हो. ठीक है. ऑल्सो पोलन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी है 50% चांस फॉर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एग. ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? ठीक. अब ये वाला बात पुनीत भाई साहब की बात को बाइनोमियल में एक्सप्रेस करा है. सो फ्रॉम द पुनीत स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी, 1/2 लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 इज, ये तो अपन को पता ही है ना, 1:2:1 रेशो लिखा है और बाय 4 कर दिया है, और क्या, तो इसको 1/2 बोल दिया है, और कुछ नहीं है. बात रिश्ता वही, सोच नहीं, और कुछ नहीं, घबराना नहीं है. ठीक, आपने घबराना नहीं है. फिर दो द F1 have a genotype of capital T small t but the phenotypic character seen is tall. F1 जो है capital T small t होता है अंदर से, लेकिन बाहर से क्या दिखता है? टॉल, लंबा लंबा आदमी दिखता है. फिर at F2 3/4 of the plant are tall. F2 में 3/4 आपको टॉल मिले थे. Where some are capital T and others are, ये अपन को पता है 1 और 2 वाला रेशियो. सिंपल सी बात है. एक्सटर्नली यानी बाह्य तौर पर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट विद द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. बाहर से आप जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड और प्योर को नहीं देख के बता सकते, दोनों की हाइट सेम होती है. ठीक है. तो हैंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, विच इज कैपिटल टी टॉल. Hence, the character capital T tall is to dominant over the other allele small t dwarf character. इसलिए हम कैपिटल टी को डोमिनेंट और स्मॉल टी को ड्वार्फ को रेसेसिव या दबा हुआ कैरेक्टर कहते हैं. इट इज ड्यू द डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर. ये डोमिनेंस की वजह से है, सारे F1 क्या थे? टॉल थे. ठीक है. दो द जीनोटाइप कैपिटल टी, यद्यपि आपका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तभी वो टॉल देंगे. इन F2 प्रोजेनी में 3/4 यानी 75% वर टॉल. दो जीनोटाइपिकली अंदर से देखें तो 1/2 क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी. खाली 1/4 थे जो प्योर टॉल थे, है ना. बाकी दो तो आपके हाइब्रिड टॉल थे. पर बाहर से क्या दिखेगा? 3/4. दिस लीड्स टू फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल इज टू 1/4 ड्वार्फ. और वो टॉल जो 3 गिने हैं वो कौन से हैं? एक प्योर और 2 हाइब्रिड. ठीक है, कोई दिक्कत? ये 1/2 लिखा है, वो एक्चुअल में 2/4. तो इसका ओवरऑल रेशियो क्या आया? 3:1 फिनोटाइपिक. और जीनोटाइपिक रेशियो क्या? 1:2:1.
ठीक है, अब इस पे आते हैं कि ये जो 1/4, 1/2 एंड 1/4 रेशो जो है इन तीनों जीनोटाइप का, वो मैथमेटिकली कंडेंसेबल फॉर्म द बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहां से आया, ये सवाल पूछा जा सकता है। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ऐसे करके, तो क्या है, बाइनोमियल। इतनी सारी सिंपल चीजें थी, अब काम का एक सवाल आया, किसका एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल, इस पे ध्यान दें। फिर क्या फॉर्मूला है उसका, ax प्लस by का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट हैज द gametes bearing genes कैपिटल T और स्मॉल t इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2, जिसमें गैमेट में हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, 1/2, कैपिटल T के लिए भी और स्मॉल t के लिए भी। और इसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, इसकी कैपिटल T की प्रोबेबिलिटी गैमेट में जाने की क्या है, 1/2, 1/2, ये क्या है कैपिटल T, ये क्या है स्मॉल t, उसका होल स्क्वायर किया तो क्या आया, 1/2t प्लस 1/2t इंटू 1/2t प्लस 1/2 स्मॉल t, तो ये बन के क्या निकलेगा, 1/4 कैपिटल T, 1/2 कैपिटल T स्मॉल t एंड 1/4 जो आपको रेशो मिला है वही निकल के आएगा बाइनोमियल से। अब आपको इसी कहानी को सेम थियरी देके आपसे पूछेंगे कि इसमें ax प्लस by का होल स्क्वायर में अगर प्रदर्शित किया जाता है अगर किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, तो इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज b, व्हाट इज y। आया बात समझ में? तो आप बोलोगे सर इतनी बोरिंग बोरिंग चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, छोड़ दो। नहीं, क्यों ध्यान देना है। अब a क्या है, उन्होंने a में दे दिया कैपिटल T, एक ऑप्शन में a दे दिया स्मॉल t, एक ऑप्शन में दे दिया 1/2, एक ऑप्शन में दे दिया 3/4। आप कंफ्यूज हो अगर आपने ध्यान देके काम नहीं करा है, ठीक है। या ऐसा बोले कि ये लिखने के बाद वो ये बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन, एंड देन दे से कि वैल्यू ऑफ a एंड b आर इक्वल। ट्रू है, ऑफ कोर्स ट्रू है। आप बोलोगे सर ax और by ये तो अलग अलग कैपिटल, ये इक्वल क्यों होगा, पर a तो 1/2 था और b भी 1/2 था, इक्वल है, यस। दूसरे ऑप्शन में लिखा x एंड y वैल्यूज आर इक्वल, नहीं, एक कैपिटल T एक स्मॉल t है। ax एंड by आर इक्वल, नहीं, वो कैपिटल T है स्मॉल t है। आई बात समझ में? ऐसी फालतू बात, ये अभी इम्प्रम्प्टू मेरे को याद आया कि ऐसा करके बनाया, तो इसलिए इस पैराग्राफ के लिए ही मैंने लाइन बाय लाइन के लिए बैठवाया था। हिस्ट्री प्लस सीधा ये पैराग्राफ है जो काम का है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बीच में इजी चीजें आएंगी, पर अब एक बार गो थ्रू हो गए ना, अब तुम्हें टाइम नहीं देना पड़ेगा इन चीजों में। अब तुम्हें पता चल गया कि आप अगला सवाल कहां बन सकते, वहां पॉज लोगे जब तुम खुद से पढ़ोगे। अंडरस्टूड? ये है चीजें जहां रुकना है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। सो a की वैल्यू क्या है, x क्या है, b क्या है, y क्या है, ये पूछें तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी इस देश में फेमस ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, 2ab क्या आता है, पता है कि नहीं? Those who know they know, if you know you know, ठीक है। तो मेंडल सेल, मैं इस पैराग्राफ की जहां ये वाइंड अप हो रहा है टॉपिक, वहां मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, चलो यहीं पे, हाँ।